everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BA Lab Scientist. आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के डिफरेंट एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। बट आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि लैब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हमें कैसे अप्रोच करना है कि पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है या फिर नहीं है, और एक बार अगर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया डायग्नोस हो जाता है तो हमें कौन से लैब इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं ये डिटेक्ट करने के लिए, ये डायग्नोस करने के लिए कि कौन से टाइप का नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है। तो क्या आप सब तैयार हैं टॉपिक डिस्कस करने के लिए? तैयार है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो हमारा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया का इंट्रोडक्शन क्या बताता है कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन हैविंग एनीमिया बट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज आर नॉर्मल। इसका मतलब कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन को एनीमिया तो है बट उसकी आरबीसीज का जो एवरेज वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, राइट? ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब हम देखते हैं लैब इन्वेस्टिगेशंस में हम कैसे पता करेंगे। लैब इन्वेस्टिगेशंस में आपने देखा कि उसका हीमोग्लोबिन क्या आ रहा है? लो आ रहा है। इसका मतलब आपको पता लगा कि पेशेंट को क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर आपने देखा एमसीवी। एमसीवी यहाँ पे क्या आ रहा है? एमसीवी हमें क्या बताता है? हमने पहले डिस्कस करा था, एमसीवी बेसिकली हमें एक आरबीसीज की एवरेज वॉल्यूम को बताता है। तो एमसीवी जब हमने देखा, एमसीवी की वैल्यू अगर 80 to 100 फेम्टोलीटर्स आ रही है, मतलब नॉर्मल रेंज में आ रही है, तो ये आपको बताएगी कि पेशेंट को एनीमिया है, बट कौन सा है? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है। क्योंकि अभी हमने समझा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के केसेस में आरबीसीज की एवरेज वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मल होती है, ठीक है। अगर एमसीवी की वॉल्यूम आपकी लेस देन 80 फेम्टोलीटर्स आ रही है तो वो आपको क्या बताएगी कि पेशेंट को एनीमिया है बट माइक्रोसाइटिक है, मतलब उसकी आरबीसीज का वॉल्यूम क्या हो गया है? कम हो गया है। अगर एमसीवी की वैल्यू क्या आती है? मोर देन 100 फेम्टोलीटर्स, तो ये आपको क्या बताएगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में बताएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा फोकस क्या है कि अगर एमसीवी की वैल्यू 80 to 100 फेम्टोलीटर्स के बीच में आ रही है, नॉर्मल रेंज में आ रही है, तो वो कंडीशन आपको बताएगी कि पेशेंट को एनीमिया है, बट कौन से टाइप का? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। सो नेक्स्ट है हमारा कॉजेस ऑफ एनीमिया, मतलब एनीमिया होने के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। देखिए, एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, आरबीसीज भी कम बन रही है। बट आज हमारा फोकस क्या है? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉजेस ऑफ एनीमिया क्या क्या हो सकते हैं। लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज कम प्रोड्यूस हो रही है, कम बन रही है, इसलिए क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है। आरबीसीज की लॉस की वजह से एनीमिया हो रहा है, या फिर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन, आरबीसीज के ब्रेकडाउन की वजह से क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है, ठीक है। ये आपके कॉजेस हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। इसका मतलब नॉर्मोसाइटिक एनीमिया वो कौन कौन से नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है जो किस वजह से हो रहा है? आरबीसीज के कम प्रोडक्शन होने की वजह से हो रहा है। उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, विटामिन B12 एंड B9 डेफिशिएंसी, हाइपोथायराइडिज्म, या फिर डिसफंक्शनिंग ऑफ बोन मैरो ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इसका मतलब ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा? लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, इनकी वजह से आरबीसीज का प्रोडक्शन कम होगा, और आरबीसीज का प्रोडक्शन कम होगा तो कौन से टाइप का एनीमिया होगा? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इन सारे एग्जांपल्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैब इन्वेस्टिगेशंस। सो नेक्स्ट है हमारा लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फॉर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। देखिए, अगर किसी पर्सन को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में हम कौन कौन से लैब इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करेंगे? सबसे पहले हमने फोकस करा हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन पे। हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा है? लो आ रहा है। क्या बता रहा है? पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। फिर आपने फोकस करा सेकंड पैरामीटर एमसीवी। यहाँ पे एमसीवी क्या आ रहा है? नॉर्मल। तो इसने आपको बताया कि पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। नॉर्मल एमसीवी हमें क्या बता रही है? पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो सकता है।
सकता है, ठीक है। अब हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया तक तो हमने अप्रोच कर लिया, बट नेक्स्ट हमें ये अप्रोच करना है कि उसको कौन से टाइप का नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है। तो टाइप को देखने के लिए आपने नेक्स्ट क्या देखा, उसका आयरन प्रोफाइल देखा। आयरन प्रोफाइल में हमने जैसे क्या देखा, फेरेटिन लेवल, तो यहाँ पे फेरेटिन लेवल क्या आ रहा है हमारा, लो आ रहा है। ट्रांसफर सैचुरेशन भी लो आ रहा है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमारी क्या आ रही है, हाई आ रही है। पहले की वीडियोस में हमने देखा था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केसेस में फेरेटिन लेवल क्या आता है, लो आता है। ट्रांसफर सैचुरेशन भी लो आता है, लेकिन जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या आती है, काफी इंक्रीज्ड आती है। तो इन पैरामीटर से हमें क्या फोकस हुआ कि पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया तो है, बट कौन से टाइप का है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से क्या हो रहा है, आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो रहा है। कैसे हो रहा है, हमें पता है कि नॉर्मली आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए होता है, सिंथेसिस करने के लिए आयरन चाहिए होता है। तो अगर किसी पर्सन के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी है, तो उसके अंदर जो नॉर्मल आरबीसीज का प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आरबीसीज जितनी भी बनेंगी, प्रोडक्शन तो कम हुआ, बट जितनी भी आरबीसीज बन रही है उन आरबीसीज का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो इस पेशेंट को एनीमिया तो होगा, लेकिन कौन सा होगा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इस केस में जैसे एमसीवी नॉर्मल आ रहा है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 85 फेम्टोलीटर्स आ रहा है, एक नॉर्मल रेंज में आ रहा है, बट अगर ये सारे पैरामीटर सेम है, बट एमसीवी की वैल्यू अगर 72 फेम्टोलीटर्स आ जाती है, तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे कि पेशेंट को कौन सा टाइप का एनीमिया है। सारे पैरामीटर सेम है, हीमोग्लोबिन भी लो है, फेरेटिन लेवल भी लो है, ट्रांसफर सैचुरेशन भी लो है, टीआईबीसी हाई है, बट एमसीवी यहाँ पे नॉर्मल की जगह क्या आ रहा है, 72 फेम्टोलीटर्स आ रहा है, मतलब कम आ रहा है। तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे कि पेशेंट को कौन से टाइप का एनीमिया है, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें क्या मिलेंगे, ये सारे पैरामीटर में से मिलेंगे, और आईडीए की वजह से नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्यों होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एसीडी, मतलब एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज फॉर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। मतलब नॉर्मोसाइटिक एनीमिया का जो हमारा सेकंड एग्जांपल था, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, उनके क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशंस आएंगे। हीमोग्लोबिन क्या आया, लो आया, क्या अप्रोच मिली, एनीमिया है। एमसीवी क्या आया, नॉर्मल, क्या अप्रोच मिली, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है एक एग्जांपल है जैसे आपका एसीडी का क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज का एग्जांपल है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज बेसिकली क्या है, किडनी की एक डिजीज है, किडनी में एक डिजीज हुई है जो कि क्रोनिकली है, मतलब काफी लंबे टाइम से है, ठीक है। जब क्रोनिक किडनी डिजीज होती है किसी पर्सन को, तो जब हम लैब पैरामीटर देखते हैं BUN, मतलब आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सीकेडी के केसेस में क्या आता है, इंक्रीज्ड आता है। क्रिएटिनिन लेवल हम देखेंगे तो क्रिएटिनिन लेवल भी क्या आएगा, इंक्रीज्ड आएगा। तो सीकेडी के केसेस में जब हम कौन से पैरामीटर्स पे फोकस करेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पे इंक्रीज्ड आएगा, क्रिएटिनिन लेवल पे क्या आएगा, इंक्रीज्ड आएगा। तो आपके हीमोग्लोबिन और एमसीवी ने आपको क्या बताया कि पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, बट आपके BUN ने और क्रिएटिनिन ने आपको क्या बताया कि पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, बट कौन सा है, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, मतलब उसको सीकेडी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीकेडी के अंदर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कैसे हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने लैब इन्वेस्टिगेशंस देखे, पर थ्योरी हमें क्या बताती है कि सीकेडी की वजह से नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्यों होता है। देखो, नॉर्मली हमें पता है कि हमारी जो किडनीज होती है वहां पे एक हार्मोन सिंथेसिस होता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है आपका इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, EPO हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो नॉर्मली हमारी किडनी क्या प्रोड्यूस करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हमारा किडनी में प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने के बाद वो कहाँ जाता है, हमारे बोन मैरो में, और वहां पे क्या करता है वो इरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सीकेडी के केस में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सीकेडी है, मेरे को किडनी में प्रॉब्लम है, तो मेरे अंदर क्या होगा, किडनी से जो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। EPO कम बनेगा तो आरबीसीज भी क्या होंगी, कम बनने लगेगी, मतलब इरिथ्रोपोइसिस की जो रेट है, आरबीसीज के सिंथेसिस है
रेट ऑफ आरबी सिंथेसिस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आरबीसीज कम बनेंगी तो क्या होगा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगा। मतलब आरबीसीज कम बन रही हैं, बट जितनी भी बन रही हैं उनका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बट कम बनने की वजह से उसको क्या होगा, एनीमिया होगा। तो ये है हमारे लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट है हमारा लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B9 डेफिशिएंसी। मतलब कि पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, बट किसकी वजह से है, विटामिन B12 एंड B9 की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो हम कौन कौन से लैब इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। सबसे पहले आपने क्या देखा कि विटामिन B12 और विटामिन B9 की जो वैल्यू है वो कहाँ आ रही है, बॉर्डर लाइन पे आ रही है एकदम, ठीक है। जैसे आपने देखा कि विटामिन B12 और विटामिन B9 की जो वैल्यू है वो कहाँ आ रही है, बॉर्डर लाइन पे आ रही है। तो नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशंस क्या कराते हैं, हम चेक करते हैं किसके लेवल को, मिथाइल मैलोनिक एसिड के लेवल को और होमोसिस्टीन के लेवल को। क्यों चेक किया जाता है, देखो यहाँ पे आपके सामने दो कंडीशंस है कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो रहा है या तो किसकी वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो रहा है किसकी वजह से, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से। ये दोनों पैरामीटर्स हमें हेल्प करते हैं ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन B12 की वजह से हो रहा है या फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या देखा, मिथाइल मैलोनिक एसिड देखा। मिथाइल मैलोनिक एसिड विटामिन B12 डेफिशिएंसी के केस में क्या आता है, इसका लेवल इंक्रीज्ड आता है, बट विटामिन B9 की डेफिशिएंसी में इसका लेवल क्या आता है, नॉर्मल आता है। होमोसिस्टीन की अगर हम बात करें तो होमोसिस्टीन का लेवल विटामिन B12 डेफिशिएंसी में इंक्रीज्ड आएगा और सेम विटामिन B9 में भी इसका लेवल क्या आएगा, इंक्रीज्ड आएगा। डिफरेंशिएट कौन करके बताता है हमें, मिथाइल मैलोनिक एसिड। कैसे, विटामिन B12 में इसका लेवल क्या आता है, इंक्रीज्ड, और विटामिन B9 में इसका लेवल क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, राइट। अब देखते हैं हम किस में इंक्रीज क्यों होता है। देखो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शन में जो आपका मिथाइल मैलोनिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, किसकी प्रेजेंस में, विटामिन B12 की प्रेजेंस में। ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन अगर विटामिन B12 की क्या होगी, डेफिशिएंसी, इसकी कमी है, तो मिथाइल मैलोनिक एसिड किस में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसमें ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो मिथाइल मैलोनिक एसिड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मिथाइल मैलोनिक एसिड का विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के केस में लेवल क्या आएगा, इंक्रीज्ड आएगा। सेम है आपका एक आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें होमोसिस्टीन किसमें कन्वर्ट होता है, मिथ्योनीन के अंदर कन्वर्ट होता है, किसकी प्रेजेंस में, विटामिन B12 की प्रेजेंस में। लेकिन अगर विटामिन B12 की क्या है, डेफिशिएंसी, तो होमोसिस्टीन किसमें नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, मिथ्योनीन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मिथ्योनीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो होमोसिस्टीन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसके केस में हमारा होमोसिस्टीन का लेवल क्या आता है, इंक्रीज आता है। अगर हम बात करें विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की, तो विटामिन B9 डेफिशिएंसी केस में क्या होता है, नॉर्मली होमोसिस्टीन को अदर केमिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा विटामिन B9 भी हेल्प करता है, विटामिन B12 भी हेल्प करता है, बट यहाँ पे हम विटामिन B9 पे फोकस कर रहे हैं। होमोसिस्टीन किस में कन्वर्ट होता है, अदर केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, जैसे कि आपका मिथ्योनीन या फिर सिस्टीन, इसके अंदर कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, विटामिन B9। बट अगर विटामिन B9 की क्या होगी, डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन B9 की क्या है, कमी है, विटामिन B9 की कमी होगी तो होमोसिस्टीन आपके अदर केमिकल्स जैसे कि मिथ्योनीन, सिस्टीन, मिथ्योनीन क्या है हमारा एक असेंशियल अमीनो एसिड, सिस्टीन क्या है हमारा एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है तो होमोसिस्टीन अदर केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अदर केमिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे होमोसिस्टीन का लेवल क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए विटामिन B9 के केस में होमोसिस्टीन का लेवल क्या आता है, इंक्रीज आता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर आपको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि पर्सन को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, तो आप नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है किसकी वजह से, विटामिन B12 की वजह से या फिर विटामिन B9 की वजह से। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले इनकी रेंज देखी, इनकी वैल्यू देखी, इनका लेवल देखा। इनका लेवल अगर किस पे आ रहा है, बॉर्डर लाइन पर आ रहा है, तो आपने क्या चेक करा, मिथाइल मैलोनिक एसिड चेक करा और होमोसिस्टीन के लेवल को चेक करा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विटामिन B12 और विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या होता है। यहां तो आपने लैब इन्वेस्टिगेशंस को समझ लिया, बट क्वेश्चन ये है कि विटामिन B12 और विटामिन B9 की वजह से नॉर्मोसाइटिक एनीमिया
क्यों हो जाता है? इसका आंसर ये है कि देखिए, नॉर्मली हमारे डीएनए के फॉर्मेशन के लिए, हमारे आरबीसीज के अंदर जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है ना, उस डीएनए के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है? विटामिन B12 की और विटामिन B9 की। कैसे फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आपको सुपरफिशियली क्या समझना है कि नॉर्मली हमारी आरबीसी, हमारी सेल्स जैसे कि आरबीसीज, इनके अंदर जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? विटामिन B12 और विटामिन B9 की। बट अगर इनकी क्या होगी? डेफिशिएंसी, अगर इनका लेवल कम होगा तो डीएनए का फॉर्मेशन में भी क्या आ जाएगा? इंपेयरमेंट, नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा डीएनए का। डीएनए का नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो हमारी आरबीसीज भी नॉर्मली फॉर्म नहीं हो पाती है। आरबीसीज का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? हमारा कम हो जाता है, लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाएगा। आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया का हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन है? सेम, हीमोग्लोबिन क्या आ रहा है? लो आ रहा है। एमसीवी क्या आ रही है? नॉर्मल आ रही है, मतलब नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बता दिया। उसके बाद आपने क्या देखे? थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराया तो आपने क्या क्या देखा है? वहां पे T3 हार्मोन का लेवल क्या आ रहा है? लो आ रहा है। T4 हार्मोन का लेवल भी क्या आ रहा है? लो आ रहा है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, बट किसकी वजह से है? थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से, मतलब हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन कि हाइपोथायराइडिज्म के केस में नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्यों हो जाता है? देखो, नॉर्मली इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? थायराइड हार्मोन्स चाहिए होते हैं। थायराइड हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, कहां जाते हैं? बोन मैरो में। वहां पे आरबीसीज का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, मतलब नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस करते हैं। बट अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वो हमें लैब इन्वेस्टिगेशन से पता लग गया कि उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म हो रही है। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो एडिक्वेट अमाउंट में वो बोन मैरो तक नहीं पहुंच पा रहे, बोन मैरो तक नहीं पहुंच पा रहे तो नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पा रही। नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पा रही तो नॉर्मल आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। नॉर्मल आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो उस पेशेंट को क्या हो रहा है? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा लैब इन्वेस्टिगेशंस फॉर बोन मैरो डिसफंक्शनिंग। इसका मतलब कि हमारी बोन मैरो के अंदर कोई डिसफंक्शनिंग है, कोई इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है जिसकी वजह से बोन मैरो की डिसफंक्शनिंग हो रही है। उस डिसफंक्शनिंग की वजह से क्या हो रहा है? इस पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? सबसे पहले हमने देखा एमसीवी क्या आ रहा है? नॉर्मल आ रहा है, बट हीमोग्लोबिन क्या आ रहा है? लो आ रहा है। तो आपको क्या पता लगा? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या चेक करा? रेटिकुलोसाइट इंडेक्स चेक करा। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स हमारा या तो क्या आ रहा है? लो, नॉर्मल लो, या फिर नॉर्मल रेंज में आ रहा है, या फिर आपका रेटिकुलोसाइट इंडेक्स क्या आ रहा है? हाई रेंज में आ रहा है। अगर आपका रेटिकुलोसाइट मतलब उस पेशेंट का रेटिकुलोसाइट अगर हाई की तरफ जा रहा है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है? या तो अक्यूट ब्लड लॉस है, ब्लड का लॉस हो रहा है, उसकी वजह से रेटिकुलोसाइट इंडेक्स ज्यादा आ रहा है, या फिर हीमोलाइसिस हो रहा है, उसकी वजह से रेटिकुलोसाइट इंडेक्स ज्यादा आ रहा है। बट आज हमारा जो फोकस है वो किस पे है? लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज पे। तो अगर मेरा लो या फिर नॉर्मल रेटिकुलोसाइट इंडेक्स आता है तो फिर मैं नेक्स्ट क्या अप्रोच रखूंगी? हम क्या चेक करेंगे? बोन मैरो की मॉर्फोलॉजी चेक करेंगे, राइट। यहाँ पे आपको पता लगा कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, यहाँ पे आपको क्या पता लग गया कि लेस प्रोडक्शन की वजह से नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है। तो आपने बोन मैरो डिसफंक्शनिंग को अप्रोच करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने क्या चेक करा? बोन मैरो की मॉर्फोलॉजी चेक करी। अब जब आपने बोन मैरो की मॉर्फोलॉजी को देखा माइक्रोस्कोप के अंडर, तो मॉर्फोलॉजी अगर उसकी नॉर्मल आ रही है, ठीक है, मतलब बोन मैरो एकदम नॉर्मल मॉर्फोलॉजी शो कर रहा है, तो आपको क्या फोकस जाएगा कि पेशेंट को एनीमिया हो सकता है सेकेंडरी एनीमिया हो। सेकेंडरी एनीमिया का मतलब क्या है? कि उसकी बोन मैरो में कोई ऐसा इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, बट कोई सेकेंडरी फैक्टर है जिसकी वजह से डिसफंक्शनिंग हो रही है। सेकेंडरी फैक्टर्स में क्या क्या आ रहे हैं? जैसे कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, वो बोन मैरो की दिक्कत नहीं, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। रीनल डिजीज की वजह से हो सकता है, जैसे कि सीकेडी, ईपीओ का जो फॉर्मेशन है वो कम हो रहा है तो भी क्या हो रहा है? आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वो सेकेंडरी प्रॉब्लम है। लिवर डिजीज की वजह से हो सकता है, एंडोक्राइन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, जैसे हमने अभी लास्ट डिस्कस करा था हाइपोथायराइडिज्म, वो किसमें आ गया? आपका एंडोक्राइन डेफिशिएंसी, मतलब हाइपोथायराइडिज्म हार्मोन्स की कमी की वजह से लेस प्रोडक्शन हो रहा है, वो बोन मैरो का प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अगर बोन मैरो की मॉर्फोलॉजी क्या आती है? नॉर्मल आती है, तो वो आपको क्या बता रही है कि बोन मैरो तो नॉर्मल है, बट अगर लेस प्रोडक्शन आ रहा है,
नॉर्मोसाइटिक इंडेक्स मतलब सॉरी नॉर्मोसाइटिक एनीमिया फिर भी अगर दिख रहा है तो किस वजह से हो सकता है, सेकेंडरी एनीमिया की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर बोन मैरो मॉर्फोलॉजी कैसी आती है, एबनॉर्मल आ रही है। एबनॉर्मल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो नजर आती है, फाइब्रोसिस या फिर इन्फिल्ट्रेशन नजर आता है, या फिर डिसइरिथ्रोपोइटिक बोन मैरो नजर आती है। तो ये सारे केसेस किसके हैं, एबनॉर्मल बोन मैरो मॉर्फोलॉजी के। जैसे कि अगर आपकी हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो नजर आ रही है तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा, अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया के केस में क्या नजर आती है, हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो नजर आती है। फाइब्रोसिस और इन्फिल्ट्रेशन किसके केसेस में नजर आते हैं, ल्यूकीमिया के अंदर, माइलोमेटोसिस के अंदर, मेटास्टेसिस के अंदर, या फिर माइलोफाइब्रोसिस के अंदर। इन सारे केसेस में हमें बोन मैरो कैसी नजर आती है, बोन मैरो में क्या नजर आता है, फाइब्रोसिस या फिर इन्फिल्ट्रेशन। माइलोडिस्प्लेजिया के केस में हमें क्या नजर आता है, डिसइरिथ्रोपोइटिक बोन मैरो नजर आती है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, एबनॉर्मल बोन मैरो की मॉर्फोलॉजी हो गई। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या है, डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के, और लैब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम नॉर्मोसाइटिक एनीमिया को कैसे अप्रोच करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मोसाइटिक एनीमिया को कैसे अप्रोच करते हैं। So yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.